हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग जो है क्लास 12th का हिंदी पढ़ रहे थे और बातचीत चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उसका ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बन गया है और लेखक का परिचय का भी और बातचीत चैप्टर का भी। अब हम लोग आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है उसने कहा था। ये बहुत ही अच्छा कहानी है, उसने कहा था। और इस पर जो है एक फिल्मकार जिसका नाम बिमल राय है, इन्होंने इस पर जो है एक मूवी भी बनाया, फिल्म भी बनाया हुआ है। और एक तरह से समझिए कि ये जो उसने कहा था कहानी है ना, आप सबको सुनकर बहुत मजा आ जाएगा। ये एक तरह से प्रेम कहानी की तरह से ही है ना। तो हम लोग इस कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए उसने कहा था कहानी को जो लेखक ने स्टार्ट किया है वो अमृतसर शहर से स्टार्ट किया है। लेखक का कहना है कि अगर आप किसी शहर में गए हैं और शहर का जो इक्का गाड़ी वाला होता है, वो इक्का गाड़ी वाला जो है ना लोगों के ऊपर बहुत खींच करता है, यानी कि लोगों के ऊपर जो है बड़ी गुस्सा करते हैं। जब आप किसी बड़े शहरों में जाइएगा तो इक्का गाड़ी वालों के अगर आप सामने में आ जाइएगा तो इक्का गाड़ी वाला आपको जो है ना बुरा भला भी कह देता है। लेकिन अमृतसर के अगर आपको अगर किसी शहर में आप गए हैं और इक्के वाला का जुबान के कोरों से अगर आपका पीठ छिल गया है तो अमृतसर के इक्के गाड़ी वाले और बंबू कांटा वाले का जो है कि बोली का मरहम लगाइए। इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े शहरों में जो इक्का गाड़ी वाला होता है वो जो है ना लोगों को बहुत भले बुरे कह देता है। जब उसके इक्का गाड़ी के सामने कोई आ जाता है ना, तो गुस्सा में कह देता है। लेकिन अमृतसर का जो इक्का गाड़ी वाला होता है वो बड़ी प्यार से लोगों को हटाता है ना। अमृतसर के इक्का गाड़ी वाला के सामने अगर कोई आ जाता है तो वो बड़ी प्यार से कहता है ना कि बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा। इसी तरह से करते हुए जो है अमृतसर के इक्का वाले और बंबू कटा वाले लोगों को हटाने का काम करता है। और अगर कोई अमृतसर के अंदर में अगर कोई बुढ़िया अगर इक्का वाले के सामने आ जाए तो इक्का वाले क्या बोलते हैं कि हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बज्जा लंबी वालिए। इसका मतलब हुआ कि तू जीने के योग्य है, तू भाग्यों वाली है, तुम अपने पुत्रों की प्यारी है, अपने बेटों की प्यारी है, तेरा लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। है ना, इस तरह से प्यार से बात करते हैं। लेकिन ये जो है लेखक जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अमृतसर के इक्का गाड़ी वाला जो है उसका जुबान नहीं चलता है, उसका भी जुबान चलता है लेकिन एकदम मीठी छुरी की तरह चलता है उनका जुबान। तो इसी तरह से अमृतसर शहर में है ना गलियों में इसी बंबू कांटा वाले, टांगा वाले, इक्का वाले के बीच जो है चौक चौराहे पर एक लड़का और एक लड़की का जो है एक दुकान पर मिलन हो जाता है। और लड़का जो है वो 12 वर्ष का है और लड़की जो है उसका उम्र 8 वर्ष का है। ये दोनों जो है एक दुकान पर मिलता है और जिस दुकान पर ये दोनों दुकान पर जो है सामान लेने गया है। लेकिन दुकानदार जो है किसी एक परदेसी व्यक्ति है, उसी से जो है कि वो निपट रहा था और उसको ही सामान वगैरह दे रहा था। तो ये दोनों पीछे में खड़े थे। तो ये एक दूसरे को पहले देखते हैं, पहले एक दूसरे को टोकते नहीं है। बाद में जो है लड़का ही लड़की से पूछता है कि तेरे घर कहाँ हैं। तो लड़की कहती है कि मेरे घर मगरे में है। तो तेरे कहाँ हैं? तो लड़का कहता है कि मेरे घर मांझे में है ना, मांझे गांव है। तो बोलता है मेरे घर मांझे में है और लड़की बोले कि मेरे घर मगरे में है। तो फिर लड़का पूछता है कि तू यहाँ कहाँ रहती है? तो बोलती है कि मैं अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा है ना अमृतसर में, तो मैं अतर सिंह, तो वही उसी के बैठक में मैं रहता हूँ, यानी उसी के घर में आया हूँ। यानी मेरा घर अमृतसर में नहीं है, मैं मामा के यहाँ आया हूँ। तो लड़का बोलता है कि मेरा भी घर अमृतसर के अंदर नहीं है, मैं भी यहाँ मामा के यहाँ आया हूँ, मेरे मामा का घर गुरु बाजार में है, मैं वहीं पर रहता हूँ। माना ये लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी जो है अमृतसर के रहने वाले नहीं थे। लेकिन इनके बाल थोड़ा लंबे लंबे थे और ढीले कपड़े पहने थे, है ना। तो इससे यह पता चल रहा था कि ये दोनों जो है ना, इससे यह पता चल रहा था कि ये दोनों जो है सिख है। और लड़का जो है अपना मामा का जो उसका मामा केस धोता ना दही से, तो वही केस धोने के लिए दही लेने के लिए आया था।
और जबकि जो लड़की थी ये रसोई के लिए बड़ियां लेने के लिए दुकान में आई थी। तो दुकानदार जो है उस विदेशी से निपटने के बाद इन दोनों को भी सामान दे देता है, तो ये दोनों भी जो है दुकान से निकलता है और जो है लेकर के दोनों जो है रास्ते में साथ साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाकर के लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा लड़की से कि तेरी कुरमई हो गई। कुरमई का मतलब होता है सगाई, है ना, जिसको हम लोग छेका वगैरह बोलते हैं। तो लड़का जो है लड़की से है ना पूछता है कि तेरी कुरमई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई, क्योंकि ये लड़का जो है ना मन ही मन उस लड़की को पसंद करने लगा था। एक तरह से कहिए ना कि लड़का को उस लड़की से मोहब्बत हो गया था, है ना, पहली नजर में ही। तो वही लड़का पूछता है कि तेरी कुरमई हो गई। तो लड़की जो है ना कुछ जवाब नहीं दी। लड़की धत्त, है ना, धत्त कह करके भाग गई। इसी तरह से, है ना, इसी तरह से दूसरे दिन तीसरे दिन सब्जी की वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ अचानक जो है दोनों मिल जाता था। और महीना भर तकरीबन यही हाल रहा दोनों का कि कहीं भी, है ना, किसी भी दुकान पर ये दोनों जो है मिल जाया करते थे। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा था कि तेरी कुरमई हो गई, तो लड़की बस वही एक जवाब देती थी, धत्त, यानी धत्त कहकर वह भाग जाती थी। मतलब एक तरह कहिए ना कि वह चिढ़ती थी इस बात से। तो एक दिन लड़का ने फिर पूछा कि तेरी कुरमई हो गई। तो लड़की ने जो है, लड़का ने तो यही सोचता था कि वो बोलेगी कि नहीं हुआ है, लेकिन जो है ना लड़का की संभावनाओं के विरुद्ध जो है लड़की क्या बोलती है कि हाँ हो गई। देखिए ये वाक्य जो है हाँ हो गई, कि मेरी कुरमई हो गई। और उन्होंने प्रमाण के रूप में क्या दिखाई कि देखते नहीं हो मेरे जो शरीर पर रेशम से करा हुआ जो सालू है, मतलब रेशम का जो चादर हम ओढ़े है ना, ये हमको मेरे सगाई पर ही मिला है, देखते नहीं हो, अब मेरा सगाई हो गया। ये जो हाँ हो गई मतलब सगाई हो गई, ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है, ये समझिए लड़का के लिए दिल में खंजर मारने के जैसा था, है ना। एक छुरा जो होता है वो मारने जैसा था एकदम दिल पर। लेकिन लड़का अंदर से तो इस बात को सुन करके वह पूरा टूट गया। वह सोचा कि अब तो इसकी सगाई हो ही गया है, और वो जो है फिर लड़की जो है वहां से, है ना, चल देती है और भाग जाती है, अपने घर के राह ले लेती है। और फिर जो है लड़का भी अपने घर का राह लेता है। और जो है ये लड़का रास्ते में आता है, एक तंग गली था, तो एक लड़का को मोड़ी में ढकेल देता है। मोड़ी का मतलब होता है तंग रास्ता या तंग द्वार, तो उसमें ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले का दिन भर का कमाई को इसने खत्म कर दिया। छाबड़ी मतलब होता है टोकरी, जो टोकरी में भर करके खाने पीने का चीज जो रख करके बेचता है ना, तो उसको छाबड़ी वाला बोलते हैं। तो वो जो है उसका सामान को उल्टा दिया और बहुत उसको नुकसान हुआ। समझिए कि दिन भर में जितना छाबड़ी वाला कमाता है वो उसका सारा कमाई खत्म कर दिया। एक कुत्ते को लड़का ने पत्थर मार दिया। और एक गोभी वाले का ठेला, मतलब एक गोभी था ना, बंदा गोभी जो सब्जी होता है ना, तो वही बंदा गोभी था। तो बंदा गोभी वाला का ठेला के ऊपर में दूध रखा हुआ था, उसको उड़ेल दिया। और एक वैष्णवी महिलाएं थी जो नहा करके आ रही थी, उससे जाकर के टकरा गया। और वो महिलाएं उसको बोलता है कि अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या। तो इस तरह से उसको अंधा की भी उपाधि मिला। इस तरह से किसी तरह भी तरह गिरते पछड़ते जो है लड़का जो है अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन ये जो लड़का है इसको उस लड़की से और उस लड़की को इस लड़का से कहीं ना कहीं जो है मोहब्बत हो जाता है। क्योंकि एक दिन की बात है क्या कि जो वो लड़की है ना एक तांगे के नीचे आ गया था, लड़का ने उसको तांगे के नीचे दबने से बचाया भी था। तो इस तरह से जो ये लड़का को भी लड़की से और लड़की को भी थोड़ा थोड़ा लड़के से प्रेम हो गया था। मतलब ये जो प्रेम था इनका एक दिल से था, गहरे दिल से था। जैसे आजकल का प्रेम होता है कि पहले दिन में जो पहले दिन का प्रेम होता है ना, पहले दिन में जो है लोग बोल देता है आई लव यू, लेकिन दूसरे दिन जो है आई हेट यू बोल देता है, यानी वो प्यार खत्म। लेकिन ये जो लड़का है और ये लड़की है, इन दोनों का जो प्रेम था वो हृदय से प्रेम था। लड़का तो खास करके बहुत, है ना, प्रेम उस लड़की से कर रहा था, मतलब उसको प्रेम हो गया था। और ये प्रेम जो है यहीं पर अब खत्म हो जाता है ना, इस अमृतसर शहर में ही खत्म हो जाता है। अब 25 वर्ष तक जो है इस प्रेम का, है ना, 25 वर्ष तक जो है इस प्रेम का और ये लड़का और ये लड़की में अब बातचीत नहीं होने वाला है। 25 वर्ष के बाद प्रथम विश्व युद्ध के मैदानों में फिर जाकर के इस प्रेम का धागा खुलता है ना। तो
ये अब आगे देखिए, आगे का कहानी समझने से पहले थोड़ा सा आपको, है ना, थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड समझाता हूं, क्योंकि जब आप प्रथम विश्व युद्ध अगर आपको समझ नहीं आता है या आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उसमें बताना जरूरी, तब समझ में आपको आएगा। तो कहानी जो है ना 5 पार्टों में बटा हुआ है, जिसमें से पहला पार्ट हम कंप्लीट कर दिया है ना, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। और दूसरा पार्ट में क्या है आप समझिए। देखिए कहानी में दूसरा पार्ट में यह है, अच्छा दूसरा पार्ट में क्या है कि देखिए विश्व युद्ध किसको बोलते हैं, जब बहुत सारा देश एक तरफ हो जाता है, 10-15 देश, फिर 10-15 देश एक तरफ हो जाता है, तो उसके बाद जब दोनों, है ना, दोनों पक्षों में लड़ाई होता है, युद्ध होता है, तो उसको हम लोग विश्व युद्ध कहते हैं। और विश्व युद्ध से जो है ना समझिए कि दुनिया का मानचित्र ही बदल जाता है। और 2 बार विश्व युद्ध हो चुका है, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच। तो ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच, ये कहानी में पहला विश्व युद्ध का ही चर्चा है। और पहला विश्व युद्ध कितना भयानक था, इससे केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें तकरीबन 6 करोड़ लोग जो है शामिल हुआ इस युद्ध में, जिसमें से 1,70,00,000 लोगों की मृत्यु हुआ, यानी कि जिसका जान गया, घायल तो लाखों में था। 1,10,00,000 जो सेना है उनका मृत्यु हुआ, तकरीबन 60 लाख केवल आम जनता मरे थे। तो बताइए कितना बड़ा त्रासदी, कितना भयानक जो है ये घटना हुआ था। और इस प्रथम विश्व युद्ध से इंडिया का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो अंग्रेज है, जो इंग्लैंड वाले लोग थे, वो इस विश्व युद्ध में शामिल थे। और इंग्लैंड का उस समय भारत उपनिवेश था, इसलिए इंग्लैंड वाला जो है भारतीय सेनाओं को जो है ना, अपने तरफ से लड़ने के लिए लेकर गया था। और ये अपने तरफ से लड़ने के लिए गया था किसके खिलाफ, जर्मनी से, है ना, लड़ने के लिए, है ना। जर्मनी एक तरफ था, इंग्लैंड एक तरफ, तो इंग्लैंड जर्मनी से लड़ रहा था, तो उसी जर्मनी से लड़ने के लिए इंग्लैंड वाले ने भारतीय सेना को लेकर गया था। और ले जाकर के किस देश में रखा था, जिधर से इंग्लैंड लड़ रहा था उसी के पक्ष में फ्रांस भी था। तो भारत देश का जो एक राज्य पड़ता है पंजाब, उसी एरिया से एक रेजिमेंट ले जाता है, जिसको बोलता है सिख, जिसका नाम सिख रेजिमेंट था, है ना। तो सिख रेजिमेंट था, है ना, तो सिख रेजिमेंट पंजाब का। तो इस सिख रेजिमेंट में, है ना, बहुत सारे जो है कि सेना फौज शामिल था पंजाब का, जिसका नाम था सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा, उदमी, महासिंह, बोधा सिंह, जो कि हजारा सिंह का ही बेटा है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सेनाओं का एक ग्रुप था, एक रेजिमेंट था। और इस सिख रेजिमेंट को इंग्लैंड वाले ने जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए कहां पर ले जाकर पहुंचा दिया था, फ्रांस के अंदर में। और ये जब वहां पर पहुंचा था, तो ये सब लड़ाई पर जो लड़ाई कैसे लड़ता, देखिए ये धरातल हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और ये धरातल पृथ्वी हो गया। तो इसके बीच में जो ना ये जो है खाई खोदता था। खाई का मतलब होता है गड्ढा, खंदक यानी खाई, गड्ढा खोदता था। और ये सारा सैनिक लोग जो है इसी गड्ढे में रह करके, है ना, दुश्मनों पर जो है वार करता था। और ये गड्ढा के अंदर जो है ना पूरा कीचड़ भरा हुआ था, पानी और कीचड़, है ना, घुटना तक पानी और कीचड़ था इस गड्ढा के अंदर में। इसमें जो है ये सारा सैनिक लोग जो है, ये कहां की धरती पर है, ये लोग फ्रांस की धरती पर। किसके खिलाफ लड़ रहा है, जर्मनी का। तो इसी कीचड़ में, है ना, और बहुत ज्यादा कड़ाके का ठंड, एकदम समझिए कि दांत किटकिटाने वाला ठंडी ऊपर से, ऊपर से ठंडा था, और पूरा समझिए कि यह घुटना तक जो है इसमें कीचड़ भरा हुआ था। और यहां पर जो सेना था, इसको सुतने के लिए यानी सोने के लिए, आराम करने के लिए बिस्कुट का टीना दे दिया था, कि कीचड़ में बिस्कुट का टीना रख देना है, ऐसे करके टीना रख देना है, इसके ऊपर में तख्ता, सूखा तख्ता दे दिया था। और इसी तख्ता पर जो है कुछ फौज लोग आराम करता था इसी खंदक में। बताइए कैसा, है ना, कितना कष्ट से यहाँ ये लोग लड़ाई लड़ रहा था, है ना। और जो है सूखा लकड़ी दिया था इसके ऊपर में, टीना के ऊपर में रख करके सोने के लिए। यहां तक समझ गए। तो अब ये जो फौज है अपने देश का, सिख रेजिमेंट, अब ये सारा फौज जो है, ये सब जो है इसे खंदक में, खाई के अंदर में 4 दिनों से, ध्यान दीजिएगा, कितने दिनों से, 4 दिनों से बिना सोए, है ना, लड़ रहा था। और ये लोग जो है आपस में बातचीत करता है। अब क्या बातचीत करता है, आपको बताते हैं। वो प्रेम की कहानी वो अमृतसर में खत्म हो गया, वो 25 वर्ष के बाद समझे कि वो अब जो है प्रेम की कहानी फिर से इसी प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में वो उसका धागा खुलने वाला है। दूसरा दृश्य में इसी युद्ध के मैदान के घटना है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है
दिन रात खंडकों में बैठकर हड्डियां आकर गई है। लुधियाने से पंजाब में पड़ता है लुधियाना, लुधियाने से 10 गुना जारा और मेह, मेह मतलब होता है वर्षा का जल, है ना, वो कीचड़ भरा हुआ वर्षा का जल, और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। यानी जो इसमें खंदक में बैठे हुए ये सारे, है ना, सिख रेजिमेंट के जो सिपाही है, ये क्या बोलते हैं कि राम राम, यह कोई लड़ाई है, दिन रात खंदक में बैठे बैठे हड्डियां आकर गई है। लुधियाने से 10 गुना जारा यहां पर पड़ता है, ऊपर से वर्षा का जल कीचड़ वाला पूरा भरा हुआ है, और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसा हुआ है। पिंडली का मतलब होता है ये जो ठहुना होता है ना, घुटना, इससे नीचे जो पैर का हिस्सा होता है, पीछे वाला मांस वाला हिस्सा, उसी को बोला जाता है पिंडलियां। कहता है वहां तक जो है, पिंडलियां मतलब होता है पैर के पीछे का गुद्दा, आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं, वहां तक जो है कीचड़ में धंसा हुआ है। और गनीम कहीं दिखता ही नहीं है। गनीम का मतलब होता है दुश्मन, कि दुश्मन साला कहीं दिखता ही नहीं है। लेकिन घंटा और 2 घंटा में कान का पर्दा फाड़ने वाले धमाके के साथ ये पूरा सारा खंदक जो है वो हिल जाता है। ऐसा लगता है कि 100 गज धरती उछल पड़ती है। गैबी गोली से कोई बचे तो न लड़े, मतलब गैबी का मतलब कोई अनजान, यानी छिपे हुए गोला से कोई बचे तो लड़े, है ना, कि दुश्मन कहीं दिखता ही नहीं है, साला बड़का बड़का गोला बरसता है, उस गोले से कोई बचे तो लड़े। खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकली तो चटाक से गोली लगता है। क्या बोलते हैं ये सैनिक लोग कि अगर इस खंदक से थोड़ा सा भी साफा का मतलब होता है पगड़ी, है ना, सिख जो है ना वो लोग पगड़ी बांधते हैं ना, तो ये साफा पगड़ी को बोलते हैं। कहता है थोड़ा सा भी पगड़ी बाहर निकलता है, यानी साफा बाहर निकलता है या कोहनी बाहर निकलता है, तो चटाक से जो है कि उसमें गोली लग जाता है। पता नहीं बेईमान लोग मिट्टी में लेटा हुआ है या घास की पत्ती में छिपा हुआ है, साला कहीं पता ही नहीं चलता है। ये लोग जो है सैनिक लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो उसमें एक सैनिक बोलता है, एक फौजी बोलता है, लहना सिंह और 3 दिन है, 4 दिन तो खंडक में बीत गए, मतलब 4 दिन हो गया है इस कीचड़ वाले जगह में, इस, है ना, इस गड्ढा वाले जगह में इन लोगों को बिना सोए एकदम से लड़ाई लड़ रहा है। 7 दिन के लिए इसमें आया है, 4 दिन गुजर चुका है। तो वही कहता है कि लहना सिंह और 3 दिन है, 4 दिन तो गुजर ही गया है, उसके बाद जो है रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ का मतलब राहत आ जाएगा, है ना, रिलीफ का मतलब आराम आ जाएगा। इसके जगह पर जो है कोई दूसरा सैनिक फिर से यहां पर इस जगह पर आएगा, तैनात होगा, और इन लोगों को राहत मिल जाएगा, इन लोगों को रिलीफ मिल जाएगी, फिर ये लोग आराम करने के लिए चले जाएंगे। फिर 7 दिन की हम लोगों को छुट्टी हो जाएगी, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खा करके सोए रहेंगे। क्या कहता है 7 दिनों की छुट्टी होगा ना, अपने हाथों से खाना बनाएंगे और भर पेट खाना खाएंगे और बहुत अच्छे से जो है नींद लेंगे। देखिए ये सैनिकों की जिंदगी कैसा होता है। कहता है उसी फिरंगी मेम के बागों में, यानी फ्रांस के अंदर में जो है ना एक मेम है जहां पर ये लोग रह रहा है, वहां पर एक अंग्रेजी मेम है, उसका एक बगीचा है ना, वहीं पर ये लोग आराम करता है। तो लिखता है कि उसके बगीचे का वो जो मखमल किसी हरी घास है, मतलब कितनी मुलायम हरी घास है ना, खाएंगे अपने हाथों और वहां पर जो है कि हम लोग जो है आराम करेंगे, सोएंगे। और वो फिरंगी मेम फल और दूध की वर्षा कर देती है। मानो वो फिरंगी मेम है, जब उन लोगों से हम फल खरीदते हैं और, है ना, तो और जब दूध लेते हैं तो उनको जब पैसा देने लगते हैं तो पैसा बिल्कुल नहीं लेती है, और फल और दूध की हम लोगों के ऊपर वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं कि पैसा ले लीजिए, लेकिन वह फिरंगी मेम यानी वह अंग्रेजी मेम जो है वो हम लोगों से पैसा नहीं लेती है। और क्या कहती है, तुम मेरे राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मैं तुमसे पैसा कैसे ले सकता हूं। आगे लिखा है कि आगे अब लहना सिंह बोलता है ना, इसमें जो इस खंडक में ना सबसे जो बड़ा है ना पद वाला है वो है सूबेदार का पद हजारा सिंह। हजारा सिंह सबसे बड़े सीनियर अधिकारी इसमें है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है जमादार लहना सिंह। समझे कि नहीं। तो इसमें जो ये लहना सिंह है जो इस कहानी का भी नायक भी बनने वाला है। अगर ठीक से ये कहानी को पूरा सुनिएगा तो आपका जो शरीर का है ना वो रुआ है ना खड़ा हो जाएगा, आंख में आंसू आ जाएगा। इतना जो है ये बहुत अच्छा कहानी है। लहना सिंह बोलते हैं कि 4 दिन तक पलक नहीं झपकी है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही है। सही बात है। घोड़ा को रोज चना खिलाइएगा और उसमें गाड़ी में उसको जोतिएगा नहीं तो साला वो बिगड़ जाएगा। तो उसी तरह से कहता है कि जिस तरह बिना फेरे है ना घोड़ा बिगड़ता है, उसी तरह बिना लड़े जो है ना सिपाही बिगड़ता है। मन जो है ना ये लहना सिंह को ना इस खंदक में बैठे बैठे जा मन नहीं लग रहा था, है ना, लड़ाई नहीं हो रहा था। तो
मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटो तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। क्या कहता है, मुझे तो संगीन चढ़ाकर, संगीन क्या होता है, एक खंजर जैसा स्टील का हथियार होता है जो बंदूक के थूथने पर लगा हुआ रहता है, समझे कि नहीं। या तो संगीन उसको बोलते हैं, एक छुरा टाइप से होता है, जब सैनिक जो है ना स्थल पर जब लड़ाई करता है तो वो जो है ना छुरा घोपने जैसा एकदम चीजें होता है ना, तो उसको संगीन बोलते हैं। कहता है अगर संगीन चढ़ा करके हमको मार्च का हुक्म हो जाए, अगर हमको लड़ने के लिए अभी भेज देना तो साला 7 जर्मन लोगों को अकेले न मार कर लौटो तो मुझे दरबार साहब के देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो, है ना। पाजी कहीं का घोड़े देखता है, हम लोगों का संगीन देखता है तो मुंह फाड़ देता है, अब पैर पकड़ने लगता है जर्मन लोग। और जब अंधेरा होता है तो 30-30 मन का गोला फेंकता है साला। उस दिन धावा किए थे तो 4 मील तक जर्मन को नहीं छोड़े थे। पीछे जनरल साहब ने हटने का अधिकार हटने का कमान दिया, जनरल साहब ने मना कर दिया, पीछे हटने का कमान दे दिया। नहीं तो क्या बोलता है लाना सिंह, उस दिन हमला किए थे ना तो जर्मन को 4 मील तक खदेड़ डाले थे, वो तो हमारा जनरल साहब ने रोक दिया। और नहीं तो है ना, ये सब बात इसी खंदक में चल रहा है। तो इसी जगह पर हजारा सिंह भी है जो यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकारी के रूप में है। तो हजारा सिंह कहता है तो क्या लाना है ना, सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहे कि क्या लाना, नहीं तो तू सीधे बर्लिन पहुंच जाते, माने जो जर्मनी का राजधानी है ना वो बर्लिन था, तो क्या तुम उसको रपेटते हुए बर्लिन पहुंच जाता है क्या। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर लोग दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना करना है ना, और एक तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो लाना सिंह कहता है सूबेदार जी सच है। लाना सिंह बोला पर करे क्या, हड्डी में तो जारा धस गया है, सूरज निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से है ना चंबे की बावलियों से सोते झरते हैं। चंबे की बावलियों का मतलब होता है छोटा तालाब, है ना, तालाब छोटा गहरा तालाब जिसमें सीढ़ी से उतरने का रास्ता हो। पुराने जमाने में ना राजा लोग अपने रानियों के लिए भी है ना बनाते थे इस तरह से ये बावलियां, है ना, नीचे गड्ढा कर देता था और उसमें सीढ़ी से उतरने का रास्ता होता था और उसमें है ना इधर से पानी गिरता था तो उसमें स्नान करने के लिए है ना ये सब बावलिया वगैरह बनाया जाता था। तो ये जो है ना खंदक है, खंदक में कहता है ये तो खंदक है, इसमें पानी भरा हुआ है तो समझिए तालाबे ना है, ये खंदक है। इतना कीचड़ में है ना घुटना तक जो है कीचड़ में एकदम से डूबा हुआ है। तो वही कहता है लाना सिंह ने कि एक तो बहुत ज्यादा ठंडी है, लगता है कि ठंडी है ना जारा हड्डी में धस गया है, और दूसरा सूरज ने निकलता है और खाई में दोनों तरफ से चंबे के बावलिए झड़ते हैं, मतलब दोनों तरफ से जो है कि इसमें और जो है कि पानी आ ही रहा है ना। अब बावलियों का मतलब होता है सीढ़ी वाला छोटा तालाब। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, है ना, ये बात कौन बोला, लाना सिंह। तो इतने में हजारा सिंह जो है ना वो खड़े होता है और बोलता है उद्मी को, इसी में एक और सैनिक है जिसका नाम उद्मी है, तो कहता है उद्मी तुम उठ, है ना, उद्मी तुम उठ सिगरी में कोयले डाल। माना ये जो है ना यहाँ ठंड बहुत था, कीचड़ भी था, तो इन लोगों को ना सिगरी दे दिया था। सिगरी का मतलब होता है बोरसी, समझे कि नहीं, उसमें जो है कोयला डाल देता था, उसमें आग लगा देता था, तो जो है कि उसको तापने का काम करता था ये लोग। तो कहता सिगरी में कोयले डाल। वजीरा जो है ना इसमें से एक फौज है जिसका नाम है वजीरा तुम 4 लोग जो है बाल्टी लेकर के खाई का पानी बाहर फेंको। माना ये जो खाई है ना इसमें जो पानी भर रहा था, कहता है इस खाई का पानी को जो है तुम लोग बाहर फेंको। और महासिंह को कहता है महासिंह शाम हो गया है, खाई के दरवाजा का पहरा बदल दो। माना ये खाई है ना तो इसका ये देखो एक दरवाजा है, तो कहता है ये दरवाजे का जो है ना महासिंह को बोला कि खाई के दरवाजे का जो है कि पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे, ये बड़ा खंदक था, है ना, चक्कर लगाने लगे। और वजीरा सिंह जो है ये पलटन का विदूषक था। विदूषक का मतलब होता है जोकर, समझे कि नहीं। ये ऐसा बात बोलता था ना कि इतना कष्ट में ये फौज लोग यहाँ लड़ रहा था तो उनका भी समझिए कि उदासी का बादल फट जाता था, वो लोग भी जो है अपने दुख को भूल जाता था। ऐसा बात जो है कि वजीरा बोला करते थे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी लेकर के खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला कि मैं पाढ़ा बन गया हूं। पाढ़ा का मतलब होता है अचार बन गया हूं, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण।
इस पर क्या हुआ, सब खिलखिला पड़े और उदासी का बादल फट गया। लहना सिंह ने फिर दूसरा बाल्टी भर के उसके हाथ में देकर के कहा वजीरा का कि अपनी बाड़ी के, लहना सिंह ने कहा अपनी बाड़ी के खरबूजे में, बनी बाड़ी मतलब होता है ये बागवानी बगीचा, उस खरबूजे में पानी दे दो, ऐसा खाद पानी तो पंजाब भर में नहीं मिलेगा। तब वजीरा क्या बोलता है, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन, घुमा का मतलब होता है एक घुमा तकरीबन है ना 7-8 बीघा के आसपास का होता है, तो 10 घुमा जमीन यहां मांग लूंगा और यहां पर मैं फलों के बूटे लगाऊंगा, है ना। ये कौन बोलता है, वजीरा, कि ये लड़ाई खत्म होगा ना तो सरकार से यहीं पर जो है एक घुमा जमीन मांग लेंगे और यहां पर फलों के बूटे लगाएंगे। तो इसमें से कुछ एक फौजी क्या बोलता है, तो फिर क्या तुम लारी होरा को भी यहां बुला लोगे। लारी होरा मतलब होता है स्त्री के लिए जो है ना, पंजाब में एक सम्मानीय शब्द है ये, लारी होरा स्त्री को कहा जाता है। तो बोलता है कि तुम अपनी है ना लारी होरा को भी यहीं बुला लोगे क्या, मजाक में बोलता है ना। तो या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को, किसको बुलाओगे, है ना। तो वजीरा बोलता है चुप कर, है ना, यहाँ के लोगों को शर्म नहीं। फिर लहना है ना, फिर आगे बोलता है कि देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ नहीं सका, है ना, उसे समझ ना सका, मतलब फिरंगी मैम के बारे में ये लोग बात कर रहा है कि देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका, कि समझा ना सका कि सिख तमाकू नहीं पीते हैं। माना ये जो फिरंगी मैम थी, तो उसके पास जब ये लोग जाते थे ना, तब फिरंगी मैम जो है ना इन लोगों को तमाकू देते थे कि ये तमाकू पियो, और ये लोग बोलता है कि कैसे उसको समझाए कि सिख लोग जो है तमाकू नहीं पीते हैं। वो सिगरेट देने में हट करती है, मतलब जो वो सिगरेट जबरदस्ती देती है, ले पियो, और उसको कैसे समझाएगा कि सिख लोग सिगरेट नहीं पीता है। वो ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हट जाता हूं, तो वो समझती है कि राजा बुरा मान गया और मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। खैर ये सारी बातें हो रही थी, इतने में जो है ये जो वजीरा सिंह है, जो पलटन का विदूषक था, वो जो है ना लहना सिंह से बोलता है अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है। तो लहना बोलता है अच्छा है। तो वजीरा क्या बोलता है, जैसा मैं जानता ही नहीं हूं, रात भर तुम अपना दोनों कंबल उसे ओढ़ाते हो। ये बोधा सिंह भी जो है ना इसी में से एक बोधा सिंह जो है ना सबसे छोटा समझिए कि उम्र में सैनिक है और इसी के साथ में है, और ये हजारा सिंह जो है इसी का पुत्र है। तो कहता है जैसा वजीरा बोलता है लहना से, जैसा मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे ओढ़ाते हो और अपना सिंगरी के सहारे रात गुजारते हो, और उसका पहरा का जब समय आता है तो तुम पहरा देते हो, और अपना सूखा लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो और तुम खुद कीचड़ में पड़े रहते हो। देखना लहना कहीं तुम मांदे ना पड़ जाना। मांदे का मतलब होता है ठंडे से कहीं बीमार ना पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। यानी वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है कि युद्ध में अगर मुरब्बा का मतलब यहाँ पर है नहर के बगल वाला जमीन, उसी को मुरब्बा बोल रहे हैं ना, बोल रहा है वजीरा। यहाँ पर वजीरा जो है लहना को यह समझा रहा है कि तुम अगर युद्ध में लड़ते हुए मरोगे ना, तो तुमको तुम्हारे परिवार को है ना वहां पर पंजाब में नहर का बगल वाला जमीन मिलेगा, उपजाएगा, वो लोग खाएगा। और इसी तरह अगर ठंडा में रह करके और निमोनिया पकड़ लेगा, मर जाओगे ना, तो तुमको वह नहर का बगल वाला जमीन सरकार के द्वारा नहीं मिलेगा, है ना। तो वही बोलता है कि तुमको अगर ठंडी से निमोनिया पकड़ लिया ना तो तुमको मुरब्बो भी नहीं मिलेगा। तो लाना कहता है मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह के गोदी में मेरा सिर होगा। यानी वो जो लहना सिंह है उसका भाई है, उसका नाम कीरत सिंह है। कहता है मेरा जो है सर जो है मेरे भाई कीरत सिंह के गोद में होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के पेड़, मैंने यानी जो आंगन में मैंने अपने हाथ से आम का पेड़ लगाया है, और उसी पेड़ के छाया के नीचे अपने भाई कीरत सिंह के गोद में मेरा सर होगा और वहीं पर हम मरेंगे। वजीरा सिंह कहता है छोड़ो यार, क्या मरने की बात लगा के रखे हो, मरे जर्मन और तुर्क के लोग, हाँ भाइयों कुछ गाओ, हाँ कैसे। तो वजीरा सिंह जो है कुछ गाने लगता है ना, कहता है कि छोड़ो मरने की बात कितना लगाए हो, कुछ सुनाते हैं। तो वजीरा सिंह गाता है दिल्ली शहर ते पिसोरे न नु जान दिए, कर लेना लौंगा द व्यापार मंडिए, कर लेना नारे दा सौदा अरिये, आए लाना चटका कदवे नु, कद्दू वनिये मजेदार गोरिये, आहून लगा
चटाका कदवेनु, है ना। ये शायद आप लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे किताब में लिखा हुआ है, लिखा है दिल्ली से शहर से लेकर के पेशावर को जाने वाले लोगों, मंडी में लौंगों का व्यापार करना, लौंग होता है ना, लौंग इलायची, वो कहता है वही उसका व्यापार कर लेना, और नारे का भी सौदा कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, एक गोरे वर्ण वाली, एक गोरे रंग वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। ये इसका मतलब था इस गाने का, है ना। किसने गाया? ये वजीरा ने। वजीरा ने ये गाना गाया और वहां पर जितने सैनिक थे कोई यह नहीं जानता था कि दाढ़ी वाला और घर बारी सिख जो है ऐसा लुच्चा वाला गीत गाएगा। और लेकिन है ना, गीत कैसा भी था, लेकिन सारी खंदक जो है ये गीत से गूंज उठा और सिपाही फिर से ताजे हो गए। 4 दिन से बिना सोए ये लोग जो है लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था इस गाना को सुन करके सिपाही इस तरह से ताजा हो गए मानो कि 4 दिन से सोते हुए नहीं, 4 दिन से बिना सोए नहीं, बल्कि 4 दिन से सोते हुए और मौज मस्ती करते ये लोग यहां पर लड़ रहे हैं। इस तरह से लगने लगा, वहां का माहौल भी जो है ना वजीरा सिंह ने बदल दिया अपने गाने से। यहां पर जो है कि दूसरा दृश्य खत्म होता है, तो दूसरा दृश्य में हम लोग क्या देखे कि केवल जो है ना युद्ध के मैदान में जो सैनिक लोग खंदक में रह करके क्या बातचीत किया है, तो दूसरे दृश्य में दूसरे भाग में कहानी का केवल इसी के बारे में चर्चा था। अब आया तीसरा दृश्य। दोपहर रात गई, अंधेरा है ना, दोपहर रात हो गया है और पूरा घना अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है और बोधा सिंह जो है ना, जो हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह, वो बिस्कुट के 3 टीना, है ना, इस कीचड़ हम आपको बताया ना यहां तक किचड़िया था समझिए, तो इसमें बिस्कुट का 3 गो टीना को जोड़ के और उसके ऊपर जो है सूखा लकड़ी रख करके उसी के ऊपर कंबल बिछा करके, है ना, तो वो सो रहा था। लहना सिंह के 2 कंबल और 1 बरान कोट ओढ़ कर सो रहा था। लहना सिंह का भी कंबल को बोधा सिंह ओढ़ करके सो रहा था। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई पर है, यानी यहां पर पहरा पर गेट पर एक आंख खाई पर है ना, एक आंख खाई पर है और जो है और खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है, यानी लहना सिंह जो है। अब तुम सोचोगे कि सर लहना सिंह जो है क्यों इतना मतलब बोधा सिंह के लिए इतना कुछ कर रहा है, कौन है बोधा सिंह, है ना, यही तो कहानी का मेन जड़ है ना। अभी नहीं बताएंगे, आगे बढ़िए। और बोधा सिंह कराहा, है ना, उसको बुखार आता है ना बोधा को, तो लहना सिंह बोलता है बोधा भाई, क्यों बोधा भाई क्या है, तो बोधा बोलता है पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगा करके कटोरा में पानी भरा और उसके मुंह से लगाकर पूछा कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला कपनी छूट रहा है भैया, रोम रोम में तार दौड़ रहा है, दांत बज रहे हैं। तो लहना कहता है अच्छा तो तुमको ठंडा लग रहा है, एक काम करो ये लो मेरी जर्सी तुम पहन लो। तो बोधा कहता है कि और तुम, तो लहना कहता है कि मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है ना, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है यार, मेरी जर्सी तुम ही पहन लो। ना ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से मैं लोग यहां पर हूं, मैं 4 दिन से देख रहा हूं। कौन बोलता है? बोधा लहना से कि मैं 4 दिन से देख रहा हूं कि आप मेरे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो लेने से जर्सी मना कर दिया। और लहना सिंह तब क्या कहता है, हाँ हाँ याद आया, मेरे पास दूसरी गरम गरम जर्सी भी है, आज सवेरे आई है और विलालत से मेमे बुन बुन कर भेज भी रही है, गुरु उनका भला करे। और यह कह करके लहना अपना कोट उतारा और जर्सी उतारने लगा। तो फिर बोधा सिंह बोलता है सच कहते हो ना, तुम्हारे पास दूसरी जर्सी है ना, गर्मी वाला जर्सी। तो और क्या, लहना बोलता है और क्या मैं झूठ बोलूंगा क्या। तो फिर बोधा नाना करते रहा और लहना ने अपनी जर्सी जो है बोधा को पहना दिया और खुद जो है कुर्ता और कुछ है ना पतला वगैरह और कुछ कपड़ा पहन करके पहरे पर खड़ा हो गया। मेम का जो जर्सी वाला इसने कहानी बताया कि विलायत से मेम लोग जर्सी बनाकर भेज रही है या मेरे पास ये गर्म जर्सी पहले से है, ये कथा केवल कथा ही था, ये सच नहीं था, है ना। तब कहोगे कि सर लहना सिंह का आखिर बोधा सिंह लहना सिंह का कौन है, इतना बोधा सिंह लिए क्यों कर रहा है। अरे भाई यही तो कहानी का जड़ है। अभी आगे बढ़ते। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आया सूबेदार हजारा सिंह, क्योंकि इसमें इस खाई का तो मेन जो अभी बड़ा अफसर हजारा सिंह है ना, तो उसको गरजता है। लप्टन साहब आया है ना, लप्टन साहब आए हुए। सूबेदार हजारा सिंह, कौन? लप्टन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार हजारा सिंह तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। वो जो लप्टन साहब आए उसने कहता है हजारा सिंह से
कि इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। यहां पर जो है ना एक पेड़ है, उसके नीचे से 2 खेत काट करके रास्ता है, 3-4 मोड़ है, घुमाव है। वहां पर मैं 15 जवान अभी खड़ा करके आया हूं। तुम लोग 10 आदमी यहां पर रह जाओ खाई के अंदर में, खंदक में, और बाकी जितने फौज हो जाओ उस 15 से जाकर के मिल लो, है ना, और जो है कि उस 50 जर्मन को जो है मौत के घाट उतार दो, है ना। और जब तक दूसरा हुक्म ना मिले तुम लोग जो है डटे रहना, हम यहीं रहेगा, मतलब हम खाई में रहते हैं, तुम लोग जाओ। किसने बोला? लेफ्टिनेंट साहब, ये जो आया बाहर से। लेकिन जानते हो ये लेफ्टिनेंट साहब नकली लेफ्टिनेंट साहब था इसका। ये लेफ्टिनेंट साहब खुद जर्मन लेफ्टिनेंट साहब है। अभी देखिए तो कहानी में आगे जो हुकुम साहब, चुपचाप सब तैयार हो गया। बोधा भी कंबल जो है कि फेंक दिया और उतार करके, मतलब कंबल उतार करके ये भी चलने लगा। लहना सिंह ने उसको रोक दिया, तू यहीं रहो, है ना, तुमको जो है ना बुखार है, तुम यहीं रहो। लहना सिंह आगे हुआ। बोधा के बाप जो सूबेदार हजारा सिंह थे, उन्होंने भी जो है कि बोधा को इशारा मारा। लहना सिंह देख लिया इशारा मारते हुए, है ना। हजारा सिंह यही इशारा मारा कि है ना, कि जो है कि अरे तुम यहीं रुक जा। तो ये बात लहना सिंह देख लिया, लहना सिंह कुछ नहीं बोले, है ना, चुप रह गए। अरे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ा हुज्जत हुआ और कोई ना रहना चाहता था। सब कोई चाहता था कि हम लड़ाई पर जाएंगे तो हम लड़ाई पर जाएंगे। समझा बुझाकर किसी तरह सूबेदार हजारा ने 9 आदमियों को जो है खंदक में छोड़ दिया और जो है कि वो निकल पड़े। लेफ्टिनेंट साहब लहना और की सिंगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। जबकि जानते हैं ये जो सिख रेजिमेंट यहाँ पर है, इसका जो लेफ्टिनेंट साहब है 5 साल से इसके साथ में था और उनको पता था कि सिख लोग सिगरेट नहीं पीता है। लेफ्टिनेंट साहब ने जब लहना को बोला कि ये लो तुम भी सिगरेट पियो, तो आंख मारते मारते ही लहना समझ गया। लहना बहुत चतुर आदमी था। मुंह का भाव छिपाकर बोला, समझ तो गया कि ये हमारा लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये नकली लेफ्टिनेंट साहब है। लेकिन फिर भी इन्होंने मुंह का भाव छिपा लिया, ऐसा अपना चेहरा बनाया कि लेफ्टिनेंट साहब को लगे कि लहना पकड़ ही नहीं पाया कि हम नकली लेफ्टिनेंट साहब है। लाओ साहब, इसने हाथ बढ़ाया, हाथ आगे करते उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया, बाल भी देख लिया। इसका माथा ठनका कि मेरा लेफ्टिनेंट साहब जो है उसका पट्टी वाला लंबा लंबा बाल था, एक दिन में वो सारे बाल कहां चल गए? कैदी जैसा एकदम छोटा छोटा कटा फटा हुआ बाल कहां से आ गया? तो फिर लहना सोचा हो सकता है कि मेरे जो लेफ्टिनेंट साहब है वो शराब पिए हुए हैं, शायद उसको बाल कटाने का फुर्सत मिल गया हो और इस तरह का बाल कटा लिया हो। तो फिर लहना ने सोचा कि जांचते हैं कि मेरा लेफ्टिनेंट साहब है या जो है कि नकली लेफ्टिनेंट साहब है। तब ये जांचने के लिए प्रश्न पूछता है, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो लेफ्टिनेंट साहब कहता है, लड़ाई खत्म होगा ना तो हम लोग हिंदुस्तान चल जाएंगे। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, लहना सिंह बोलता है, नहीं साहब, शिकार के वो मजे यहाँ कहाँ है? आपको याद है साहब, जब हम लोग जगधारी जिले, यह हरियाणा के अंदर पड़ता है ये जगह, जगधारी जिले में साहब हम लोग शिकार करने गए थे और आप जो है गधा पर सवार थे, खोते पर सवार थे, खोते मतलब गधा होते हैं, आप गधे पर सवार थे और आपका खान समा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। खान समा मतलब होता है रसोईया, यानी आपका जो रसोईया था अब्दुल्ला, वो रास्ते में जल चढ़ाने के लिए रह गया था। तो लेफ्टिनेंट साहब कहता है, बेशक बेशक, बताइए, है ना, ये नकली है कि नहीं है? पहला बात तो उन्होंने सिगरेट उसको दे दिया, दूसरा बात जगधारी जिले में हिरन मिलता ही नहीं है, हिरन का शिकार करने की बात हो रही है। और तीसरा क्या हुआ कि ये पहली बार लहना सिंह जाना कि मेरा भी लेफ्टिनेंट साहब गधे पर सवार होते हैं। और चौथी बात क्या था कि अब्दुल्ला एक मुस्लिम है, बताइए कैसे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया वो, है ना। तो फिर वो कहता है कि आपको याद है लेफ्टिनेंट साहब, एक दिन वहां पर नीलगाय निकला था, तो ऐसी बड़ी नीलगाय मैंने कभी नहीं देखी थी और आपने एक गोली उसके कंधे में मारे थे तो पुट्ठे में निकला था जाके। ऐसे अफसर के साथ तो शिकार खेलने में मजा है, क्यों साहब, है ना। शिमले से तैयार होकर के उस नीलगाय का फिर सिर आया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट के मेस में लगाएंगे, तो वो बोलता है कि हाँ, लेफ्टिनेंट साहब बोलता है हाँ, पर मैंने उसको विलायत भेज दिया था, मतलब विदेश भेज दिया था। ऐसे ऐसे बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे ना साहब? तो कहता है वो कि लेफ्टिनेंट साहब कहता है, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, दिया सलाई लेकर के आता हूं, है ना। यहाँ गेट पर ये सारी बातें हो रही है, दिया सलाई लेने के अंदर जाता हूं। ये तो समझ ही गया कि ये जो है नकली लेफ्टिनेंट साहब है।
दिया सलाई लेकर आता हूं ना साहब, पीता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे थोड़ा सा भी संदेह नहीं रह गया था कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि उसको करना क्या चाहिए। देखिए कभी कभी ना मुसीबत के समय में दिमाग काम नहीं करते, करना क्या चाहिए उस समय जिस समय मुसीबत आती है। लेकिन लहना सिंह जो है ना, लहना सिंह के पास एक बहुत गजब का है ना टैलेंट था कि खतरे के समय मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए जानता था। और वह अंदर दिया सलाई के बहाने से आता है और कहता है अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया, है ना, अंधेरा था या खंदक में, तो सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंखें लगने दी होती, क्यों जगा दिया यार, है ना। ये सारी बातें जो है ये तीसरे दृश्य में था। अब हम लोग कहानी के चौथे हिस्से में जाते हैं। लहना सिंह कहता है वजीरा से, होश में आओ वजीरा, कयामत आई है, कयामत, और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आया है कयामत। क्या? कहता हाँ, अपना लप्टन साहब का जो वर्दी था वही वर्दी सेम पहन करके कयामत आ गया है खंदक में। लेफ्टन साहब या तो अपने लेफ्टन साहब या तो मारे गए हैं या उसको कैद कर लिया गया है। उनकी वर्दी पहनकर अपने खंदक में एक जर्मन आया हुआ है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, है ना, सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा। यानी ये लहना सिंह वजीरा से कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह जो है इस लेफ्टन साहब का मुंह नहीं देखे थे शायद, मैंने इसका मुंह देख लिया और मैंने उससे बातें भी किया। साफ उर्दू बोलता है, एकदम किताबी उर्दू बोलता है, और मुझे पीने के लिए सिगरेट दिया। तू ही बता, अपना लेफ्टन साहब को पता था ना, वे 5 साल से अपने लोगों के साथ में है, उसको पता था कि हम लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, है? तो अब है ना, तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, मैंने ये जो गलत सारा एड्रेस दे दिया है ना, और जो है सूबेदार वहां कीचड़ में चक्कर काटेंगे, और यहाँ पर खाई पर जो है इसका लोग अब धावा कर जरूर करने वाला है ना। इससे क्या होगा कि इधर खाई पर धावा होगा और उधर सूबेदार पर जो है हजारा सिंह पर उधर खुले में धावा हो जाएगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते, माना इससे जो अभी खंदक से निकल करके हजारा सिंह के साथ में जितने सैनिक लोग गए हैं उसका पैरों का निशान को देखते हुए तुम जल्दी से दौड़, है ना, देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर तक नहीं गए होंगे, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की जो भी बातें वहां पर बोली गई थी वो नकली लेफ्टन साहब था, वो सारी बातें झूठ है। खंदक के पीछे से निकल कर जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। वजीरा क्या कहता है? लहना सिंह, हुकुम हो तो अभी साले का यहीं पर। कहता है चुप, ऐसी तैसी हुकुम की। कहता है चुप, ज्यादा हल्ला मत कर, है ना, मेरा हुकुम है। यहां पर जो है ना लहना सिंह कहता है मेरा हुकुम है, अभी खंदक में सबसे बड़ा अफसर मैं हूं, है ना। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुकुम है, मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूं और तुम जाओ सूबेदार हजारा सिंह को लौटा करके लाओ। तब वजीरा कहता है तुम तो यहाँ 8 ही हो, है ना, कैसे निपटोगे? कहता है कि मैं 8 नहीं 10 लाख एक अकालिया सिख, है ना, मैं 8 नहीं 10 लाख हूं, क्योंकि एक अकालिया सिख जो होता है वह 1.25 लाख लोगों के बराबर होता है। तुम चले जाओ। लौटकर वो वजीरा सिंह चल गए हजारा सिंह को बुलाने के लिए, और लेफ्टन और जो है लहना सिंह जो है फिर खाई के मुहाने पर आ जाते हैं और एक दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टन साहब, जो नकली लेफ्टन साहब आया था, उसने जेब से बेल का बराबर, है ना, बेल होता है ना, बेल के साइज का 3-3 गोले निकाला और तीनों को जगह जगह दीवार में घुसेड़ दिया, और तीनों में एक तार सा, है ना, तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे एक सूता था, सूता की एक गुत्थी था जिसे सिगड़ी के पास रख दिया, है ना, जो सिगड़ी है, जो बोरसी है जिसमें कोयला जल रहा था, उसके पास रख दिया, और बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाया, जला करके उस गुत्थी पर रखने जा रहा था। अरे वो बेल का कारण वो बम था, उसको ब्लास्ट करना चाहता था इस खंदक को, वो नकली लेफ्टन साहब था। और ये सब बात लेफ्टन ये लहना सिंह समझ गया, जैसे इसमें आग लगेगा ये बम ब्लास्ट कर जाएगा और ये खंदक के सारे लोग मरेंगे, हम भी मरेंगे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिजली की तरह दोनों हाथों से बंदूक को उल्टा करके पकड़ा और लहना सिंह ने जो है इस नकली लेफ्टन साहब के गर्दन पर ही तान करके मार दिया, है ना, कोहनी पर तान कर दिया मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ा और लहना सिंह ने एक कुंदा, है ना, यानी कि पहले कुहनी पर मारा, उस नकली लेफ्टन साहब का कुहनी पर मारा, तो इससे क्या हुआ कि दिया सलाई गिर गया। अब फिर वो बंदूक जो है उसके गर्दन पर दे मारा,
है ना। तो इससे वो जो है साहब है ना, वो गिर पड़ा और बोलता है ओ माय गॉड, है ना, कहते वो चित्त हो गया। लाना सिंह ने 3 गोले बिन करके वो तीनों गोले को जो है दीवार से निकाल करके उसको खंदक के बाहर फेंक दिया, और साहब को घसीट कर ऐसे, वो तो एकदम से बेहोश हो गया साहब, है ना, उसको मारा था गर्दन पर जोर से, तो घसीट करके उसको सिंगड़ी के पास लाया। ये तापने लगा घूर, है ना, सिंगड़ी बरसी में जो कोयला जल रहा था उसको तापने लगा, और उसको घींच करके उसके बगल में ला दिया। तब बोलता है क्यों लप्टन साहब, अब बताइए आपका मिजाज कैसा है। आज मैंने आपसे बहुत चीज सीखा है। पहली बात तो ये कि सिख लोग सिगरेट पीते हैं, दूसरा बात तो ये कि जगदारी जिले में भी नीलगाय होता है, तीसरी बात मैंने आप लोगों से ये सीखा है कि मुसलमान लोग भी अब आजकल मूर्ति पर जल चढ़ाने लगे हैं, है ना, चढ़ाने लगे हैं, है ना। ये सारी बातें मैंने आपसे आज नया सीखा है। और लप्टन साहब का तो भाई हालत गंभीर था, क्योंकि उसको गर्दन पर जोर से लगा था, और इसने उसका पूरा तलाशी ले लिया, और जो भी उसमें कागज वगैरह मिला, है ना, तो वो जो है कि उससे निकाल लिया। लेकिन लहना सिंह ने क्या किया, लप्टन साहब के पतलून का जांच नहीं किया था। तो अब वो दोनों हाथ जो है अपना पतलून में डाल रहा था, तो इसको लगा कि जर्मन साहब को चोट जोर से लगा, और ठंडा से बचने के लिए वो दोनों हाथ जो है जेबों में डाले हुआ है। तब लहना सिंह और क्या कहता है उसे सुनिए, है ना, वो दर्द से कहा रहा है, और ये सिगड़ी ताप रहा है, और उसको कह रहा है, एकदम घना अंधेरा है ना, ये रात का समय है। कहता है लहना सिंह कहता है चलाक तो बड़े हो, मांझे का लहना इतने बरस से लप्टन साहब के साथ रहा है, उसमें उसको चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। मांझे का लहना हूं, है ना, और तुम हमको चकमा देने चले थे। 3 महीना हुआ है, मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था। लहना सिंह उस जर्मन लप्टन साहब को, है ना, कहानी बता रहा है कि 3 महीने हुए हैं, एक मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था, और जो औरतों को बच्चा नहीं होता था तो उस औरतों को बच्चा होने का ताबीज बांटता था, और बच्चों और जो है बच्चों को दवाई भी देता था। और चौधरी जी का एगो बर का गाछ था, बर एक पौधा होता है, तो वो बर का गाछ था, और उसी के नीचे बैठा रहता था और हुक्का पीते रहता था। और क्या बोलता था वो तुर्की वाला मौलवी कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पर के विमान चलाने की विद्या जान गए। बताइए, वेद पर के विमान चला लेगा, विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते हैं जर्मन लोग, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। और मंडी के बनियों को भी बकाता था, और डाक खाना से रुपया निकाल लो, मंडी का बनिया को कहता था डाक खाना से रुपया निकाल लो, नहीं तो रुपया तुम्हारा खत्म हो जाएगा, सरकार का राज्य जाने वाला है। और जो हमारे गांव का डाक बाबू था जिसका नाम पोलहू राम था, वो भी डर गया था। बाद में मैंने क्या किया, उस मुल्ला जी का दाढ़ी मुड़ दिया, और गांव से बाहर निकाल करके उसको कहा था कि अगर तुमने फिर से मेरे गांव में पैर रखा तो, और उस है ना मांझे को जो है कि आप चकमा देने के लिए चले थे। ये सारा बात कही, इतना कही रहा था कि वो जो नकली लप्टन साहब जो पतलून में एकदम दोनों हाथ डाल रहा था, उसका जेब में पिस्तौल था। इतने में वो ट्रिगर जो है पिस्तौल का दबा देता है, और लहना के जांग में गोली लग जाता है ना। और इधर फिर लहना भी कहां मानने वाला था, न लहना ने भी हेनरी मार्टिनी, इसके पास ही बंदूक था, इसने भी 2 फायर किया, और साहब का कपाल क्रिया ही कर दिया, इनका काम ये खत्म कर दिया, है ना। तो वो तो मर गया। धड़ाका सुनकर के जो अब एक गोली लप्टन साहब ने चलाया तो लहना को यहां जांग में लग गया। अब फिर लहना ने डबल जो गोली चलाया तो फिर उसका काम ही खत्म कर दिया नकली लप्टन साहब का। तो एक धमाका जो हुआ, एक धड़ाका हुआ, तो इस खंदक के अंदर जो और है ना 6-7 लोग थे, तो वे लोग दौड़े आए। अंदर में बोधा भी चिल्लाया क्या है। लाना ने उसे यह कहकर सुला दिया कि अरे बोधा कुछ नहीं, एक हरका हुआ कुत्ता आया था ना, तो बस उसी को मैंने निपट दिया। और लेकिन और जो लोग थे उन्होंने उनसे सब हाल बता दिया कि ऐसे ऐसे बात था, और ये नकली लप्टन साहब था, इसको मैंने मार दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ा, लहना ने कपड़ा को फाड़ा, और जांग पर जहां पर उसको गोली लगा था, अब दोनों तरफ है ना, अब पट्टी लेकर उसको कस के जब कपड़ा से बांध दिया। घाव मांस में था तो पट्टी के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में क्या है 70 जर्मन, इतना ये भी चीज हो पाया था रात का समय, इतने में 70 जर्मन लोग जो है खाई में घुस पड़े बंदूक लेकर के। सिखों की बंदूक की बार ने पहले धावे को रोका, यानी सिखों का जो बंदूक था, बंदूक से इन लोगों ने जो है, ये 6-7-8 लोग थे ही, ये लोग अपने बंदूक से जो है उन सिख जर्मन लोगों को रोकने का काम किया।
यहाँ पर थे 8, है ना। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, खड़ा था, लेटे हुआ था, है ना। कुछ लोग लेटे हुआ था, कुछ लोग खड़े थे, है ना। ये सिख लोग जो है उस जर्मन लोगों को गोली से, बंदूकों से मारने लगे। वे 70 जर्मन अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ चढ़ कर एकदम आगे आते जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, अचानक आवाज आई, जैसे ये मान लीजिए ये खाई है, इधर से जर्मन लोग प्रवेश किया, है ना, और जो है दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गया। और जो वजीरा सिंह, आपको पता है ना कि वजीरा सिंह गया किसको बुलाने के लिए, हजारा सिंह को। इधर हजारा सिंह और जितना सेना को लेकर गया था वो पीछे से आ गया। तो अब बताइए, तो ये जो जर्मन का 70 लोग है बीचे में फंस गया, आगे से ये खंदक का 8-10 सिपाही हो गया, और पीछे से हजारा सिंह के नेतृत्व में जो जितना सेना आया वो बीचे में पड़ गया। तो दोनों तरफ से जो है ना इसका कुटाई हुआ जर्मनियों का। तो वही लिखा है, अचानक आवाज आया पीछे से, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूक के फायरिंग जर्मन के पीठ पर पड़ने लगा पीछे से। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गया, और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह का जवान आगे आग बरसाता था, और सामने से लहना सिंह के साथी जो है संगीन चला रहे थे। संगीन मतलब वही छुरा, है ना, भोंक रहे थे, है ना, जर्मनियों को। अब पास जब आया, पीछे हजारा सिंह का सेना जब पास आया, तो वो लोग भी संगीन चलाने लगा, मतलब है ना जो लोहा का, है ना, रड जो था ना वो घोपने लगा, समझिए ऐसा। एक किलकारी हुआ और अकाल सिख दी फौज आई, वाह गुरु जी फतह, वाह गुरु दी खालसा, सप्त श्री अकाल पुरुष। और जो है ये दोनों तरफ से जो है ये जर्मन के लोग जो है ना पिसा गया, समझिए। और जो है है ना, और जो है कि लड़ाई खत्म हो गया, है ना। और इस लड़ाई में 63 जर्मन के लोग मरे, यानी खेत रहे मतलब मरे, और कुछ लोग उसमें करा भी रहे थे। और सिख में जो है 15 के प्राण गए, यानी इन लोगों का जो है 15 व्यक्ति मरा, और जर्मनी लोग जो है 63 लोग मर गए। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी, उसके घाव को खंदक की गीली मिट्टी से, वो जो पसली में गोली लगा था उसने क्या किया था, उसमें जो छेद हुआ था गोली से, उसमें जो है इसी खंदक का जो कीचड़ वाला मट्टी था, उसने उसी मट्टी को उस घाव में जो है ना पूरा दे के एकदम से भर दिया था। कितना दर्द करता होगा, है ना। और किसी को खबर ना हुई कि लहना के दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। और ये पसली, एक जो है ना वो पसली में लगा था, वो तो सबको पता था, लेकिन एक भारी घाव उसके पास जांग वाला था, ये किसी को मालूम भी नहीं था। वजीरा सिंह कह रहा था कैसे, और वजीरा सिंह जो है, लड़ाई तो खत्म हो गया सब कुछ एकदम से, है ना। और उसके बाद जो है वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रहा था जब मैं दौड़ दौड़ कर सूबेदार के पीछे गया था। अब वजीरा सिंह जो है वहां पर अब कहानी सुनाता है कि जब रात में जिस समय लहना सिंह ने, है ना, लहना सिंह ने हमको बताया कि जाओ सूबेदार हजारा सिंह को बुला कर लाओ, ये नकली लेफ्टिनेंट साहब है। तो उस समय जब मैं पीछे के रास्ते से निकलकर जब मैं सूबेदार हजारा सिंह को बुलाने जा रहा था तो उस समय जो है, उस समय फ्रांस का, ये फ्रांस की भूमि पर ही है, तो ये लोग थे, कहता है फ्रांस की जो भूमि है वो मेरे बूटों से चिपक रहा था। और सूबेदार लहना सिंह के पास जाकर कहता है, सूबेदार लहना सिंह, अगर तुरंत अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, है ना, तो आज न तू होता और न हम लोग होते, सब के सब मारे चले जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने तरफ, है ना, 3 मील दाहिने तरफ एक खाई और था, वहां के खाई वालों ने सुन लिया था। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया, और वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां चली आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंचा। फील्ड अस्पताल वहां से नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में सारे घायल सिपाहियों को लिटा दिया, और दूसरे गाड़ी में सारे लाशों को रख दिया। सूबेदार ने, यानी सूबेदार हजारा सिंह ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवाना चाहा, पर उसने यह कह करके टाल दिया कि थोड़ा घाव है। यानी सूबेदार हजारा सिंह बोला कि लहना सिंह, तुम्हारा जो जांग में है ना ये बहुत ज्यादा जख्म है, एक काम करो तुम भी जो है ट्रीटमेंट करा लो। लेकिन लहना सिंह क्या बोला, नहीं ये मामूली सा घाव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि बहुत बड़ा घाव था। सवेरे होगा तो देखा जाएगा ना, सवेरे होगा तो फिर देखा जाएगा। बोधा सिंह जो है जोर में बर्रा रहा था, यानी जो बोधा सिंह है ना उसको बहुत ज्यादा बुखार था, बहुत फीवर था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, सूबेदार जाना नहीं चाह रहे थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, यानी सूबेदार जी को बोलता है हजारा सिंह को लहना ने कि तुमको सूबेदारनी की कसम है, और तुम्हारा एक पुत्र मात्र है जिसका नाम बोधा सिंह है, उसकी तुमको कसम है, तुम इस गाड़ी में चले जाओ। तो फिर हजारा सिंह बोलता है तुम,
तो कहता है कि मेरे लिए जब वहां पहुंच जाओगे ना तो फिर मेरे लिए गाड़ी भेज देना, तो फिर हम भी चले जाएंगे और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं हो मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है। बताइए कितना हिम्मत जुटा करके वो ये सारी चीजें बोल रहा है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर इसने इतना कष्ट उठा करके हजारा सिंह और बोधा सिंह का मदद क्यों किया, उसका जान बचाने के लिए अपना जान दांव पर क्यों लगाया। ये सारी बातें इस कहानी में आपको और थोड़ा देर के बाद समझ में आने लगेगा। गाड़ियां चल पड़ी, है ना। बोधा गाड़ी पर लेटा, हाँ बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, है ना, जब सूबेदार हजारा सिंह गाड़ी पर चढ़ गया तब लहना सिंह कहता है सूबेदार हजारा सिंह से कि सूबेदारनी होरा, माना ये सूबेदार हजारा सिंह की जो पत्नी थी उसका नाम था सूबेदारनी होरा सिंह, जो बोधा की मम्मी थी। तो कहता है कि जब आप सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखिएगा तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। लहना सिंह कह रहा है सूबेदार हजारा सिंह से कि जब आप सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखना तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाना तो कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वह मैंने कर दिया, उसने कहा था, है नहीं, यानी कहता हजारा सिंह से कहता है कि आप अपनी पत्नी को कह दीजिएगा कि उसने जो मुझसे कहा था मैंने वह कर दिया। गाड़ियां, है ना, गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, तू ही सूबेदारनी को जाके कह देना कि उसने तुम्हें क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और भी कह भी देना। यानी लहना सिंह कहता है अरे छोड़ो ना हजारा सिंह, आप गाड़ी पर चढ़ जाइए, मैंने जो कहा वो लिख भी देना और उसे यह कह भी देना, है ना। हम कब जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। गाड़ी के जाते ही लहना गाड़ी जैसे आगे बढ़ा, हजारा सिंह और बोधा सिंह वो चल दिए और लहना सिंह जो वहीं पर लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, यानी जांग में जो उसने बांध करके रखा था, है ना, पट्टी को, उसको बोला कि खोल दो, वजीरा सिंह तुम पानी पिला दो। तर तर हो गया था पूरा खून से, है ना, कमर भी और पूरा जांग भी। ये चौथा दृश्य लड़ाई का खत्म हुआ। अब पांचवा दृश्य आता है। अब यहाँ पर जो है ना, जहां पर लड़ाई हुआ है वहां से हजारा सिंह, बोधा सिंह और भी बहुत सारे सैनिक चल चुके हैं। वजीरा सिंह जो है लहना सिंह के साथ में है और लहना सिंह बुरी तरह से घायल है ना। और एक बात होता है ना कि जब मृत्यु सामने आता है तो इंसान अपने जीवन में जन्म लेने से लेकर मरने तक में जितने भी कार्य करता है, एक बार चाहे वो अच्छे काम हो या वो बुरे काम हो, सब उसके सामने जो है ना एकदम फ्लैश हो जाता है, एकदम कैलकुलेट हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से लहना सिंह अब मौत के बिल्कुल पास है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म घर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय का धुन बिल्कुल उन पर से हट जाता है। तब लहना सिंह बतलाता है ना, किससे, वजीरा सिंह से। तुम पूछता था ना कि बोधा सिंह कौन लगता है, क्यों तुम बोधा सिंह का हिफाजत करते हो। तब जो है कि लहना सिंह जो है घाव से एकदम ऐसे लेटा हुआ है और वजीरा सिंह को कहानी बताता है कि जब हम 12 वर्ष के थे तो उस समय हम अमृतसर मामा के यहाँ गए थे, कभी दही वाले के यहाँ, कभी सब्जी वाले के यहाँ, है ना। कहीं उसे एक 8 वर्ष की, है ना, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती थी। जब वह पूछता है, जब हम उससे पूछते थे कि तेरी कुरमई हो गई तो वह धत कह करके भाग जाती थी। एक दिन उसने वैसे ही मुझे पूछा, एक दिन जब मैंने उससे पूछा तेरी कुरमई हो गई तो उसने कहा कि हाँ हो गई, है ना। तो उस पर हमको बहुत क्रोध भी हुआ, लेकिन उसके सामने मैंने गुस्सा प्रकट नहीं किया था। वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गया। ये जो घटना अमृतसर का था 25 वर्ष के बाद ये लड़ाई का कहानी है, और यहाँ पर ये समय जो है ये 25 वर्ष के बाद का है। अब लहना सिंह जो है 77 नंबर राइफल में जमादार हो गया है, और वो 8 वर्ष की लड़की जिससे लहना सिंह को, है ना, प्यार हुआ था अमृतसर के अंदर में, वही लड़की जो है बोधा सिंह की मम्मी है और हजारा सिंह की वाइफ है। ना मालूम वह कभी मिली थी या ना मिली थी। 7 दिन का वजीरा सिंह छुट्टी लेकर जब हम जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए घर गए थे तो यहाँ रेजिमेंट के अफसरों का कॉल गया, चिट्ठी गया कि फौज को, है ना, लड़ाई पर जाना है, फौरन चले आओ। तो सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिला था और उसका बेटा बोधा सिंह भी लड़ाई पर आने वाला था। तो हजारा सिंह, जो सूबेदार हजारा सिंह थे, वो मुझे बहुत मानते थे, इसीलिए जो है सूबेदार जो हजारा सिंह है वो हमको खबर दिए कि इधर से ही जाना,
है ना, और हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, है ना। उस सूबेदार का भी गांव रास्ते में पड़ता था, और मैं उसके घर होते हुए जब घर पर जब सूबेदार हजारा सिंह के घर पर जब मैं पहुंचा, तो जब वहां से हम लोग चलने लगे तो सूबेदार मेरे पास आकर के कहा कि लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह सोच रहा था कि ये तो सूबेदारनी है ना, कभी रेजिमेंट के क्वार्टर में भी ना रही, है ना, तो ये हमको कैसे जानती है, तो इसको ये समझ ये सब बात नहीं आ रहा था। लेकिन लहना सिंह भीतर जैसे गया तो दरवाजे पर जाकर के मत्था टेकना कहा, है ना, तो अशेष सुने। लहना सिंह चुप। तो उसकी जो हजारा सिंह की जो पत्नी थी यानी बोधा सिंह की मम्मी, वह कहती है कि मुझे पहचाना? तो लड़का कहता नहीं, है ना, तो तेरी कुरमई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में याद आया। तब लहना सिंह को याद आ जाता है, भावों की टकराहट से मूर्छा खुल जाती है, करवट बदल, है ना। बस इतना बात वजीरा सिंह को सुना पाता है। और उसके बाद तो जब वजीरा सिंह तब जान ही गया ना कि बोधा सिंह का और इसका जो है हजारा सिंह का ये क्यों रक्षा कर रहा था, और इतने में जो है वह करवट बदलता है, उसके पसली का जो घाव था ना वह बह जाता है एकदम से, है ना। और फिर आगे कहता है वजीरा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी तब हमको कही थी कि मैंने तेरे आते को ही पहचान लिया, एक काम कहती हूं, मेरा तो भाग फूट गया है, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायरपुर में जमीन दिया है, लेकिन आज नमक हलाली का मौका आया है, और सरकार ने अगर हम तिमियों को भी घगरिया पलटन क्यों न बना देती है, अगर देती तो मैं भी सूबेदार जी के साथ में लड़ाई पर चल जाती। मेरा एक पति है सूबेदार हजारा सिंह, ये मेरा पति है, और तुमको पति है, और जो है कि मेरा एक बेटा भी है। इसके बाद तो 4 हुए, पर एक भी दुनिया में नहीं बचा, बस यही एक बेटा बचा है जिसका नाम बोधा सिंह है। और सूबेदारनी रोने लगती है, कहती है कि ये भी बेटा मेरा 1 वर्ष ही हुआ, अभी फौज में भर्ती हुआ है, लड़ाई पर जा रहा है, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है लहना, एक दिन मैं अमृतसर में टांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था, और मैं जो है टांगे वाला के यानी घोड़ा गाड़ी के नीचे में आ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, है ना, और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे इस दोनों की तुम रक्षा करना, मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ, मैं तुम्हारे आगे आचर पसारती हूँ, है ना, कि तुम जो है मेरे पुत्र बोधा सिंह का और मेरे पति हजारा सिंह का रक्षा करना। रोती रोती सूबेदारनी जो है वो कमरे में चले जाती है, और लहना भी जो है बेचारा ये भी अपना आंसू पोंछता है और जो है कि बाहर आ जाता है। और ये सारी बातें किसको बता रहा है? वजीरा सिंह को। फिर कहता है वजीरा सिंह पानी पिला दे, पानी पिला दे, उसने कहा था, है ना। तो फिर जो है कि वो पानी वजीरा सिंह जो है लहना सिंह बेचारा को पिला देता है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटा तक लहना सिंह चुप रहा और फिर बोला कौन? कीरत सिंह। मतलब अब जो है ना अब उसका होश खत्म हो गया है, मानो उसका याददाश्त जो है ना अब खत्म हो गया। कौन? कीरत सिंह। यानी वजीरा को अब कह रहा है कि कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने भी कुछ समझ कर कहा हाँ, क्योंकि वजीरा को एक बार वो बतलाया था कि मेरा मौत तो यहाँ पर नहीं होगा, मेरा मौत तो मेरे वतन में और मेरे घर में, मैंने जो आम के पेड़ लगाए हैं उसी आम के पेड़ की छाया में, और मेरे भाई कीरत सिंह के गोद में मेरा मौत होगा। तो ये बात वजीरा को याद आ गया, इसलिए वजीरा ने भी कहा हाँ मैं कीरत सिंह हूँ, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। अब ठीक है पानी पिला दे, बस पानी पिला दे। वजीरा सिंह फिर उसको पानी पिला देता है, और फिर लहना सिंह कहता है कि भैया ये आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम, उतने ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे मैंने लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे, है ना। ये कहानी आप लोग अगर अच्छे से सुने होंगे तो आपके भी आंख में आंसू आ गया होगा, है ना। तो वजीरा सिंह तो उसके साथ में है, बताइए उसको कितना है ना रोना आया होगा। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे, और उसके बाद जो है लहना सिंह की वहीं पर जो है मृत्यु हो जाती है। वो मर जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद जो है लोग अखबारों में पढ़ता है कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा,
नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। कितना कहानी ये है ना, प्रेम पर आधारित कहानी था और ये कहानी यहाँ पर समाप्त हुआ। तो आप लोग देखें कि कितना आप लोगों को भी है ना पूरा एकदम से ये कहानी सुनकर के पूरा रोना आ गया होगा। तो अब ये थोड़ा सा देखिए कि लहना सिंह क्या था, एकदम पूरा निडर था, वीर था, खतरे के समय मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए जानता था, बहुत दयालु था, है ना, चतुर था, सच्चा प्रेमी था, वचन पालक था, एकदम सच्चा प्रेमी था, है ना। बचपन का प्रेम को लहना सिंह प्राप्त तो नहीं कर पाया, लेकिन बचपन के प्यार को सच्चाई के साथ अपने हृदय में उसने बसाए रखा था। किसने? लहना सिंह ने। और वो 25 साल पहले मिली हुई है ना वो लड़की, जिसके लिए उसके दिल में जो प्रेम था, और फिर उसके लिए जो है वो अपना प्राण निछावर करके, है ना, अपना प्राण निछावर करके वह साबित कर, यानी अपना प्राण निछावर क्या, बोधा सिंह और हजारा सिंह के लिए अपना प्राण निछावर कर दिया, और वह साबित कर दिया कि वह केवल एक वीर योद्धा और वीर सैनिक ही नहीं है, बल्कि वह जो है एक सच्चा प्रेमी भी था। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हुआ। अब जो है ना, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया होगा। अब जो है इसके बाद हम लोग कल इस चैप्टर का जो लेखक का परिचय है वो है ना, वो वीडियो फिर आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला भी आएगा।